Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the second lecture of S block elements. ठीक है, in the last lecture we have already discussed about some important features. Actually that was the introduction part. Okay, और आज हम जो है पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल जो बिहेवियर होता है इन मेटल्स का उनके बारे में बात करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट in the subsequent part we will be discussing about chemical behavior of these metals. ठीक है, यानी कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है इनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो राइट नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है कि अगर उस पर्टिकुलर मेटल की अगर हम उसकी किसी फिजिकल स्टेट में बात करें, यानी सॉलिड टू लिक्विड, जनरली यहाँ पर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हमें पता है कि ये जो ग्रुप है आपका ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप 1 के जो सभी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? सॉलिड कब होते हैं? रूम टेम्परेचर पर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे देन दैट मेटल और दैट सॉलिड मेटल विल मेल्ट डाउन इन लिक्विड स्टेट. ओके, सो ये तो हो गया इनका फिजिकल स्टेट सभी का. देयर इज नो एक्सेप्शन एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट आता है इसके बाद कलर. What is the color of these metals? Generally इनका जो कलर होता है वो वाइटिश कलर होता है. वाइटिश कलर का मतलब एग्जैक्टली वाइट नहीं होता है, सिल्वरी बोल सकते हैं आप, सिल्वरी या वाइटिश कलर, सिल्वरी. ठीक है, और क्या सभी का ऐसा होता है? ऑलमोस्ट सभी का ऐसा होता है. करेक्ट. चलिए अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. देखिए डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी का मीनिंग होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जो उसको वाटर से हेवी या लाइटर बनाता है. ओके, अगर कोई सब्सटेंस वाटर से हेवी है तो इसका मतलब है, वाटर से हेवी का मतलब क्या है? देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डूब जाता है, वाटर में डूब जाता है, इसका मीनिंग ये है कि उसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है. ओके, दैट इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ओके, ये जो मेटल्स होती है इनकी भी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? वाटर से कम होती है, यानी कि ये लाइटर मेटल्स होती है. डेंसिटी कैसा होता है इनका? लाइटर, यानी कि वाटर से कम. अगर आप इनको वाटर में रखोगे तो क्या होगा? इनकी जो है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी. वैसे तो वाटर के साथ में ये केमिकल रिएक्शन कर लेगी, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, डेंसिटी के बारे में आपको एक ऑर्डर भी याद रखना है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम. तो जैसे लिथियम से लेके अगर आप सीजियम की तरफ जाओगे तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस ऑन डाउन द ग्रुप, increases on moving increasing on moving down the group. down the group का मतलब टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आपको डेंसिटी जो है वो किसका मिलेगा? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी किसका होता है? तो आंसर होगा मैक्सिमम. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है याद रखना आपको? जनरली नीचे वाली मेटल है उसका ज़्यादा होता है ऊपर वाली मेटल से, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम. अब आप सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम का कम होता है. ठीक है, पोटेशियम का डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू सोडियम कम होता है. आपको इसके लिए कोई रीज़न याद नहीं रखने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपका इसका रीज़न क्या होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP. देखिए ये जो मेटल्स होती है इन मेटल्स का ऑफकोर्स हमें पता है कि ऑल दीज मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. अभी बताया मैंने यहाँ पर सभी मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? सॉलिड स्टेट में होती है. अब इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड का ही होता है मेल्टिंग पॉइंट. तो जनरली ये जो मेटल्स होती है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, या बोल सकते हैं आप हाई होता है.
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका हाई होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहली बात देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस के दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आप लोगों को याद होगा क्लास छोटी क्लास में आप लोगों ने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, ऐसा डायग्राम, और उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं, तो ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने भी ज़रूर, ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा। इसके लिए हम बोलते हैं सॉलिड, इसके लिए बोलते हैं लिक्विड, इसके लिए गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, और लिक्विड के अंदर इससे थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में सबसे दूर होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो गैस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, ओके। इंटर जो पार्टिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा गैसियस में होती है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है। अगर एक मॉलिक्यूल होता है तो वहाँ पर बोलते हैं हम एक, अगर मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल अगर आपस में पास पास में होते हैं, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड वान डर वाल फोर्स। लेकिन ये तो मेटल है, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की। मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज इट, मेटेलिक बॉन्ड। एक प्रकार का अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेटल के जो एटम होंगे उनको बाइंड करके रखता है। अब जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस था वो बढ़ जाता है। अब ये जो सॉलिड के बीच का सॉलिड के पार्टिकल्स का जो स्पेस है दैट गेट इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, वो क्या होता है, टूट जाता है, या वो वीक हो जाता है, वीक होता है ऑलरेडी, ये क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है उनका वीक होता है। और उसके लिए आपको कारण क्या बताना होगा, देखिए कोई भी मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा या शेयरिंग होगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके बारे में आपको पता है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट कर सकते हैं, और जब ये इसको डोनेट करते हैं तो ये +1 की स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, दैट इज वाई इनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका देखिए क्या होता है। अच्छा, एक और आता है इनका, एक और प्रॉपर्टी आता है इनका, फ्लेम कलर, या एक सिंपल सा वर्ड भी बोलते हैं हम इसको, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, सिंपल सा है कि जब आप किसी मेटल को फ्लेम के अंदर हीट करते हैं, कौन सी मेटल, इसी ग्रुप के मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, तो जब इन मेटल्स को आप हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट की वजह से क्या होता है, उनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ओके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वो एक्साइटेड हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये एक सेल है, और ये एक दूसरा सेल है, और ये एक तीसरा सेल है, ठीक है, और ये इसका एक 4th सेल है। एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पर प्रेजेंट था n=2 में, ये है आपका n=1, n=3, n=4। ये जो इलेक्ट्रॉन है आफ्टर गेटिंग सम एनर्जी, हीट एनर्जी, ये क्या होता है, एक्साइट कर जाता है यहाँ से, और ये एक्साइट करके या तो ये इसमें चला जाएगा n=3 में, या ये इलेक्ट्रॉन n=4 में चला जाता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द quantity, it depends upon the amount of energy or heat energy which it absorbs, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट में आ गया है, एक्साइटेड स्टेट। ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट। अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे ही किसी के पास एनर्जी ज़्यादा होती है उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। स्टेबिलिटी कम हो गया इसका, यानी ये अब अनस्टेबल है, और फिर से ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये वापस इधर की तरफ आएगा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो ये जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ना, उसको ये रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। It will release the energy, the absorbed energy in the form of radiation,
रेडिएशन की फॉर्म में उस एनर्जी को ये बाहर निकालेगा। अब ये जो एनर्जी बाहर निकालेगा, रेडिएशन बाहर निकालेगा, ये जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उसके विजिबल जो रीजन होता है उसमें से ही होता है, ठीक है, उसकी का पार्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली जैसा मेटल होता है उसके अकॉर्डिंग एक कलर आपको विजिबल होता है। ओके, आपको याद रखना होगा, याद ये रखना होगा कि लिथियम जो होता है उसका कलर कौन सा होता है। लिथियम के लिए आपको याद रखना है क्रिम्शन, क्रिम्शन रेड, क्रिम्शन रेड ये होता है लिथियम का। यानी कब होता है ऐसा कलर? जब आप लिथियम मेटल को हीट करते हैं, लिथियम मेटल को फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, ठीक है। सोडियम को जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका येलो कलर आता है, यानी कि जो फ्लेम होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कलर इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम की बात करें तो ये जो है आपका फ्लेम उसको वायलेट कलर देता है। पोटेशियम के बाद में आता है रुबिडियम। रुबिडियम की अगर हम बात करें तो रुबिडियम जो है वो वायलेट कलर ही देता है, लेकिन थोड़ा सा डार्क वायलेट होता है, रेड वायलेट जिसको हम बोलते हैं जनरली। डार्क वायलेट बोल दो या रेड वायलेट बोल दो। और लास्ट में आता है आपका सीसियम। सीसियम जो होता है वो एग्जैक्टली ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर, ठीक है। यानी जैसे आप सीसियम को हीट करेंगे फ्लेम पे, करेक्ट, तो जो फ्लेम है उसका कलर कैसा हो जाएगा, या फ्लेम आपको कैसा दिखेगा? ब्लूइश कलर का दिखेगा, ठीक है। देखिए, एल्कली मेटल्स जो होते हैं इसीलिए इनकी जो ये कलर है उसकी प्रेजेंस से ही वो क्या कर सकते हैं, उनका जब आप लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, क्लास 12th में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो टाइप के प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो वहाँ पर आपको सॉल्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट जो सॉल्ट्स होते हैं उनको वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ सम that experiments, okay, with the help of some activities। वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लेम टेस्ट होता है वो आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको एक इंडिकेशन देगा कि यस आपको किस एलिमेंट के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, इसके बाद में देखिए एक टेबल गिवन है आपकी बुक के अंदर, टेबल 10.1। आप लोग अगर इसको देखना चाहें या आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है जो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। जो भी किसी भी टेबल में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स क्या करते हैं, एक छोटा सा हीट मिलने पर ही, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने पर ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और इसी की हेल्प से बनाया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये आपको याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही उसी का एक एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जिसको आप लोग सोलर प्लेट भी बोलते हैं, सोलर पैनल भी बोलते हैं। बहुत सारे सोलर सेल्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर पैनल्स। अच्छा, क्या यूज होता है सोलर पैनल्स का, ज़रा बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सोलर पैनल्स होते हैं इनका क्या यूज़ होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोलर पैनल्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाई लेवल का है, और इसको हम बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वही इसका आंसर बता पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उनके लिए सबसे बढ़िया जो मेटल है वो है आपकी सीजियम और पोटेशियम, सीजियम एंड पोटेशियम। सीजियम का तो हमें समझ में आता है कि भाई सीजियम का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, सीजियम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ना फिक्स, इसका जो न्यूक्लियस होता है उससे बहुत दूर है, ओके। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल जाता है सिंपली, ठीक है। लेकिन हमने पोटेशियम को क्यों लिया है यहाँ पर, पोटेशियम को क्यों लिया है? पोटेशियम के साथ ऐसा क्या है, प्रॉपर्टी तो दोनों में ही सेम है, इवन सीजियम में ज़्यादातर, लेकिन पोटेशियम ऐसा क्यों करता है? तो देखिए, पोटेशियम के साथ एक अच्छी बात यह है कि पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, हल्का होता है पोटेशियम। इसलिए अगर आप पोटेशियम का ऐसा सेल बनाएंगे तो जो बनने वाला जो सेल होगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लाइटर होगी। ऐसा सेल जो बनेगा वो क्या होगा, लाइटर होगा, वजन में हल्का होगा। और ऐसे जो सेल होते हैं उनको ईजी टू कैरी होते हैं। ईजी टू कैरी का मतलब पोर्टेबल,
क्या बोलते हैं इनको हम? पोर्टेबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे हम यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सभी एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। किसके रेस्पेक्ट में? बाकी अदर ग्रुप्स के मेटल्स के रेस्पेक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हायर एक्टिविटी और हायर रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स। तो आपको रीज़न बताना होगा। एक तो होता है लार्ज साइज, इनका जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अपने पीरियड के अंदर। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होती है? कम होती है, बहुत ही कम होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने से क्या होता है? सिंपली आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर कोई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई एटम। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लेना, गेन करना और डोनेट करना। किसी रिएक्शन में ऐसा ही होता है इनफैक्ट रियलिटी में। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, यानी कि कम एनर्जी देने पर ही या कम एनर्जी रिलीज करने पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी जो है उसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 रिएक्शन जो है वो है एयर के साथ, विद एयर के साथ में रिएक्शन। अब एयर क्या है? एयर के साथ में रिएक्शन करनी है, लेकिन एयर क्या है? एयर इज ए कॉम्बिनेशन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। और हमें मेनली बात करनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में। मेनली हमें किसके साथ बात करनी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। बाकी के साथ में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है और उनसे रिलेटेड इतना जो है नॉलेज हमें नहीं है इस लेवल पर। जब आप हाई लेवल पे जाएंगे तो वो बात अलग है कि वहाँ पर आपको फिर और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। करेक्ट। तो चलिए ऑक्सीजन की रिएक्शंस कराते हैं मेटल्स के साथ में। ऑक्सीजन जो होते हैं, अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये ज़्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्शन कर ही लेता है। मेटल्स चाहे न चाहे, लेकिन ऑक्सीजन उनको मजबूर कर देगा रिएक्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो मेटल्स की जो कलर होती है वो चेंज हो जाती है। कलर जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और जनरली वो ग्रेइश कलर में आ जाते हैं। ग्रेइश कलर यानी कि एक प्रकार से मैले हो जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं मैले हो जाते हैं, टार्निश कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करेगी। करेक्ट, क्योंकि क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको पता ही है 78% और ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 21%। तो ये दो मेजर कंपोनेंट है गैसेस में एयर के अंदर। करेक्ट। तो चलिए ये बात हो गई। अब ये जब ऑक्साइड बना लेती है कोई भी मेटल जो है, जैसे ये एक सिंपल सा मेटल लिखा मैंने ऑक्सीजन के साथ में, ये मान लीजिए इसने M2O टाइप का एक ऑक्साइड बनाया। ये ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये MOH बना देगा। MOH क्या होता है? MOH मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया। इससे हमें क्या पता चला कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। ओके, याद करो मैंने आप लोगों को क्लास 10th में भी बताया था कि मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बाद में बताएंगे नॉन मेटल्स जब हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर क्या बताया मैंने अभी? ऑक्साइड बनता है। ये जो ऑक्साइड होता है ना, ये 3 टाइप का ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो नॉर्मल ऑक्साइड, एक तो जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है O2 माइनस। ऑक्साइड जब होता है तब। एक होता है पर ऑक्साइड। पर वर्ड जहाँ पे भी आता है उसको मतलब होता है ज़्यादा, एक ज़्यादा का मतलब क्या है? O2 माइनस, O2 और -2, ये होता है इसका फॉर्मूला। 2 ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज है। एक आता है सुपर ऑक्साइड। एक क्या आता है? सुपर ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। उसको हम बोलते हैं
और उसके ऊपर होता है माइनस और 2 माइनस, ठीक है। ये है आपका सुपर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब कुछ मेटल्स तो ऑक्साइड बनाती है, कुछ मेटल्स ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाती है, कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड सभी बनाती है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में। किन के बारे में? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम, करेक्ट। क्यों? एस के साथ में क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है आपके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। प्लस और प्लस माइनस इक्वल है, ये बन गया पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड। इन द सेम वे और 2 माइनस ये बन गया रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड और ये है O-2 सॉरी O2 माइनस, इसका मतलब हो गया सीजियम का ऑक्साइड। ये ऑक्साइड नहीं, सीजियम का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं। अब यही ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सुपर ऑक्साइड बनता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का, यही मेटल्स क्यों बनाते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये तीनों ही मेटल जो है ना, इनके जो कैटायन होते हैं ना वो लार्जर होते हैं ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन बहुत बड़ा होता है और उस वजह से ऐसा होता है। क्यों होता है? पोलराइजेशन का इफेक्ट आएगा इसमें, बाद में बात करेंगे हम कभी फिर। तो ये था कहानी ऑक्साइड्स का, लेकिन अभी भी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर और भी बातें हैं। देखिए, ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, तीनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तीनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर इन तीनों में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पहली बात। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट बात देख लेना, पहले ये याद रखना आपको, ए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं 3 स्टार बोल देता हूँ, ठीक है। इन सब के फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर मेटल चाहे से कभी भी रिएक्शन करे, हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है यहाँ पर M+1 ही होती है। M+1 में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है। अगर एक प्लस का साइन लगाया हुआ तो इसका मतलब +1 ही है वो। लेकिन प्रॉब्लम आती है लिथियम के साथ। लिथियम जो है वो थोड़ा अलग टाइप का मेटल है। इन मेटल्स में हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन भी कर लेता है। लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, और जब ये लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, स्टार्ट को बाद में बताएंगे हम, तो ये लिथियम का नाइट्राइड बनाता है, लिथियम का नाइट्राइड, ठीक है। और ये जो लिथियम का नाइट्राइड है ये वेरी स्पेशल है, क्योंकि लिथियम ही एक ऐसा ये इस ग्रुप का मेंबर है जो ऐसा बना पाता है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि अगर आप इन मेटल्स को, कौन से मेटल्स को, ग्रुप फर्स्ट की जो जितने भी मेटल्स है, इनको अगर आप एयर में खुला छोड़ देंगे ना, तो ये मेटल्स उसके साथ रिएक्शन तो कर लेगी, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेगी। तो क्या करें फिर? हम इनको एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आने दे सकते। क्यों? ऑल दीज मेटल्स आर वेरी प्रेशियस, बहुत महंगी होती है, ओके। अगर आपने इनको फ्री में छोड़ दिया, खुले में, ओपन में, एयर में छोड़ दिया, तो ये रिएक्शन कर लेगी और ख़राब हो जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड को फिर आप कैसे वापस केमिकल रिएक्शन से चेंज कर पाओगे? प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या करें? तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन से या एयर से दूर रखा जाए। उसके लिए क्या करते हैं, इनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। याद रखिएगा, जनरली, मैंने बोला फिर से, जनरली या नॉर्मली जो है ये जो मेटल्स होती है, कौन सी मेटल्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट की जो मेटल्स है, उनको ऑक्सीजन उसमें क्या बोलते हैं, केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। डुबा के रखने का मतलब ऊपर तक, अप टू ब्रिम, जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर के ब्रिम तक उसमें केरोसिन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी एयर हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स रिएक्शन कर लेगा। तो हमें उस रिएक्शन को स्टॉप करना है। चलिए, एक थी कहानी एयर के साथ। दूसरी जो रिएक्शन है वो है विद वाटर। वाटर के साथ में इन मेटल्स का रिएक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स वाटर के साथ में ये रिएक्शन करेगी, क्योंकि ये रिएक्शन हम देख चुके हैं पहले। और इस वाटर के साथ में जब ये रिएक्शन करेगी तो ये MOH टाइप का एक हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भी करती है। ये MOH जो है वो AQ है। AQ का मतलब ऑफ कोर्स पता ही है आप लोगों को, एक्वस स्टेट,
दिस इज एक्वस स्टेट। ओके, सो जब एक्वस स्टेट में होगा तो आप चाहो तो इसको m प्लस ए क्यूब एंड OH माइनस ए क्यूब भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब ये जो लिथियम होता है, अगर कहीं पर वो कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लिथियम के बारे में ही आएगी। अगर कोई लिथियम की अगर कोई एक्सेप्शनल बात करेंगे तो वो हमेशा ही लिथियम के बारे में ही करेंगे, ठीक है। लिथियम जो होता है उसके लिए जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होती है उसकी, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है। लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो क्या होता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसकी जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ, वो होनी तो कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा विगोरस या बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी का रिलीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा किसके साथ होता है ज़्यादा, सोडियम के साथ में। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जब आप लोग सोडियम को, एक सोडियम का पीस जो होता है उसको आप अगर किसी वाटर से फिल्ड कंटेनर में या किसी भी बकेट में या किसी में डालेंगे तो आपको एक बड़ा अलग ही एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। बट इट इज़ टू बी डन विद वेरी वेरी केयरफुल नेचर, ठीक। तो इस केयर को आपको रखते हुए ही ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में लिथियम ऐसा क्यों करता है। लिथियम जो है उसका जो ई नेगेटिव जो होता है या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों होता है। तो हमेशा उसके लिए आपको दो ही कारण बताने हैं। क्या, एक तो उसका स्मॉल साइज, छोटा सा साइज होता है उसका, स्मॉल साइज, और दूसरा रीज़न जो है उसको आपको बताना है उसकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट या हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी बोल दो या एंथैल्पी बोल दो, एक ही बात है। हाई एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लिथियम का यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। और इस ग्रुप के जो बाकी के जो मेटल्स होते हैं लिथियम को छोड़ के, वो सब के सब जब वाटर के अंदर रिएक्शन करते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। हीट जो होती है वो एक साथ रिलीज होती है तो वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, करेक्ट। क्या ये रिएक्शन सिर्फ वाटर के साथ ही करते हैं, क्या अदर सॉल्वेंट के साथ में कर सकते हैं? यस, करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए सोडियम की। सोडियम की रिएक्शन अगर आप इथाइल अल्कोहल के साथ में कराते हैं, सोडियम की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ETOH। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो देख चुके हैं, उनको पता होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही रिएक्शन है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, करेक्ट। ऐसे ही अमोनिया के साथ में भी रिएक्शन हो सकती है इनकी। अमोनिया भी क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो अमोनिया के साथ में जब इसकी रिजल्ट रिएक्शन होगी तो ये NaNH2 दैट इज़ एमाइड का फॉर्मेशन करेगा और फिर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ऐसे ही सोडियम की रिएक्शन अगर आप एसिटिलीन के साथ कराते हैं तो भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH की जगह Na आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोडियम एसिटालाइड बोलते हैं इसको, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शंस आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसके बाद में, नंबर सी रिएक्शन जो है वो है आपका विद हाइड्रोजन, स्पेसिफिक रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में इन मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। सभी मेटल्स, एल्कली मेटल्स जो है वो डाई हाइड्रोजन या सिंपली हाइड्रोजन गैस बोल दीजिए, उसके साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है। जनरली 273 K होता है, उसको हम बोलते हैं 273 K, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और 673 केल्विन इनका मिनिमम रेंज होता है, यानी कि 400 डिग्री पर टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं होती है? क्योंकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, या एटमॉस्फेयर में अगर हम बाहर रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, इवन जो हमारा समर होता है जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 50 तक जा सकता है, आज तक का रिकॉर्ड यही है। तो
50 डिग्री टेम्परेचर नॉट इनफ टू गेट रिएक्शन विद दिस हाइड्रोजन एज वेल एज मेटल्स, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होगी, ये आपका मेटल है एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल और ये कोई एक हाइड्रोजन है। तो ये जब मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मेटल का हाइड्राइड बना लेते हैं, मेटल का हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं देखा होगा कि मेटल हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर आप लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लगाते आ रहे हैं, लेकिन जब इसके ऊपर आप चार्ज सेपरेशन करते हैं तो ये मेटल है तो मेटल की नेचर तो हमेशा ही पॉजिटिव ही होगी, यानी कि उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर पहली बार आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन को मजबूर किया इसने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हाइड्रोजन को मजबूर किया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ध्यान रखिएगा जितने भी मेटल हाइड्राइड होते हैं, ये जो यहाँ पर कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है एलिमेंट वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। सभी मेटल हाइड्राइड जो होते हैं ग्रुप फर्स्ट के वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक होता है ये क्योंकि यहाँ पर हम इजीली प्लस साइन और माइनस साइन बता पा रहे हैं। तो ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं और आयनिक सॉलिड है तो इनका एमपी भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं X2 के साथ में, X2, ठीक है। हैलोजन क्या क्या हो सकता है भाई, हैलोजन ऑफ कोर्स आपको पता होना ही चाहिए, फ्लोराइन है, क्लोराइन है, ब्रोमाइन है और आयोडाइन है, ये हैं आपके हैलोजेंस। इनके साथ में रिएक्शन तो देखिए M जो है वो जब आप X2 के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं MX टाइप का ये एक मेटल हैलाइड बनाते हैं जिसमें मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये है इनका एक नॉर्मल मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन का रिएक्शन। ये जो मेटल हैलाइड होते हैं ये भी आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं, ये आयोनिक होते हैं और इनकी जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जब दोनों का काम हो रहा है तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है। जब भी कोई स्टेबल होता है, जब भी किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो उस रिएक्शन में जो है आपका रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हाईली या बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विगोरसली, ठीक है। अब एक्सेप्शन हमेशा की तरह लिथियम का हैलाइड, लिथियम हमेशा ही प्रॉब्लम करेगा, लिथियम का हैलाइड है। अब जनरली ये जो मेटल हैलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली ये मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। लेकिन ये मेटल हैलाइड जो है यानी कि लिथियम का जो मेटल हैलाइड है वो क्या है, कोवेलेंट है, दिस इज कोवेलेंट। तो ये भी प्रॉब्लम है, कोवेलेंट है, ठीक है। बस याद रखना है क्यों होता है ऐसा, कारण हमेशा की तरह वही दो कारण, लिथियम का साइज छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा साइज होता है और आप लोगों को पता होगा पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, जो कैटायन होता है उसका साइज जितना छोटा होता है वो एनायन को उतना ही ज़्यादा पोलराइज कर पाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उससे क्या होगा, जो आपका एनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ पाएगा या उसको डिस्टॉर्ट कर पाएगा, ओके। तो ये कारण है इसका। और दूसरा है इसका जो दूसरा रीज़न जो है आपको ये बताना है कि जो इसकी एंथैल्पी होती है, कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं हम, वो बता सकते हैं। और इसकी साइज़ के बारे में आपने बता ही दिया, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा कौन सा देखिए लिथियम जो है वो 4 टाइप के हैलाइड बनाएगा। 4 टाइप के हैलाइड कौन कौन से बनाएगा, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ये 4 टाइप के ये हैलाइड बनाता है। इनमें से भी आपको याद रखना है कि ये जो लिथियम का आयोडाइड होता है ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होता है, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट। तो सबसे कम कोवेलेंट कौन सा, ये वाला। सबसे कम कोवेलेंट उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाला है। ऑल्दो सभी में कैरेक्टर होता है कोवेलेंट का, लेकिन इसमें सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर भी होता है। क्योंकि फजान्स का जो रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या कहता है, फजान्स का रूल कहता है कि कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है और 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ पार्शियल, आयनिक बॉन्ड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, पहली बात आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, तो देखिए रिडक्शन का मतलब होता है सिंपली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा गेन करना इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस से कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिडक्टेंट, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो ये मेटल हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठे हैं। लिथियम, लीना के, रूबी, सजी, फरियाद, ओके, ये सभी के सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठे हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इनको बाहर निकालते ही इनका काम हो जाएगा और ये स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है, सबसे बड़ी साइज़ होती है अपने पर्टिकुलर, ये किसी ग्रुप पीरियड की बात करें तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये साइज़ की वजह से, साइज़ बड़ी होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है और इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी बहुत ही कम होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो लिथियम होता है, लिथियम का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है, साइज़ इनके सबसे रेस्पेक्ट कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन लिथियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट यानी मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और सोडियम जो होता है वो होता है लिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अगर इस लिथियम के सामने कोई सब्सटेंस आएगा तो पक्का है कि उस सामने वाले सब्सटेंस का रिडक्शन होगा ही होगा। लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये तो सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन भी होगा, करेक्ट। अब ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज़ होती है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस या कोई सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड द चेंज इन एंथैल्पी accompanied in this change, the change in enthalpy accompanied in this reaction is known as sublimation enthalpy। नेक्स्ट आता है फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऑफ कोर्स किसी न्यूट्रल गैसियस स्टेट का जो आइसोलेटेड एटम होता है उसको अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी या एंथैल्पी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब कोई मेटल एटम, जब कोई मेटल का कैटायन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बना लेता है, बाइंडिंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेटल का जो एटम होता है वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। स्टेबिलिटी को जब ये गेन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको अनस्टेबल बना के रखती थी, अब वो रिलीज हो जाएगी और उसको ही बोलते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा साइज है, स्मॉल साइज की अगर हम बात करें तो वो है आपका लिथियम। लिथियम क्या है, सबसे छोटा साइज है, इसी वजह से उसके साथ में इतनी सारी बातें हम अलग से करते हैं। लिथियम के साथ में हम इतनी बातें अलग से करते हैं और लिथियम ही की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कारण उसका हाई इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोटेंशियल और साथ में उसकी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम गिवन है, एक प्रॉब्लम है 10.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न कीजिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट A B C D E, ये E हो गया आपका, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपका F,
विद अमोनिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्ज़ाम में आपकी थियरी वाला जो पार्ट होता है उसमें पूछा गया हुआ है, ठीक है, जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा गया है। तो मेटल जो होती है उसको जब आप रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, मेटल की रिएक्शन, कौन सी मेटल, ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स, तो यहाँ पर ये दो टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर एक बनता है NH3 टाइप का कंपाउंड, हम उसकी वैलेंसी की बात नहीं करेंगे अभी, और एक बनता है आपका अमोनिएटेड, या एक अमोनिया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस बनता है या जो कंपाउंड बनता है, या इवन यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो सॉल्यूशन जो है उसका ब्लू कलर एपियर होता है, डीप ब्लू कलर एपियर होता है, और साथ में वो जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला भी होता है, बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में ब्लू कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों जनरेट होता है, दैट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और ये ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें ये एब्जॉर्ब करता है कोई एनर्जी, और वो एनर्जी जो होती है जब वो बाहर निकलती है तो वो विजिबल रीजन में होती है, दैट इज़ वाई सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू कलर, ठीक है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं अमोनिया की रिएक्शंस मेटल के साथ में, तो उनके जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक बताया था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी स्पीसीज के पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, करेक्ट। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं जब आप उनको रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, और उस कंडीशन में उनमें एमाइड का फॉर्मेशन होता है, MnH2, ये होता है एमाइड, ठीक है, मेटल का एमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन का लिबरेशन करने के बाद में, ठीक है। फिर जब आप ज़्यादा रिएक्शन करा देते हैं, ज़्यादा रिएक्शन का मतलब क्या होगा, अगर वहाँ पर अमोनिया का प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ये जो आपका ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर जो है वो पहले ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा। ब्रॉन्ज कैसा होता है भाई, ब्रॉन्ज के जैसा कलर, और ज़्यादा अगर होगा तो उस ब्रॉन्ज कलर को भी ये फिर क्या बन जाएगा, जब ये ब्रॉन्ज कलर आ जाएगा तो ये फिर डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। वो आपके सिलेबस में नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है। पैरामैग्नेटिक के लिए कारण आपको बताना है कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिक बनाता है, लेकिन जब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ले लेते हैं आप, उस कंडीशन में आपको याद रखना है ये डायामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। बात करते हैं इनके यूसेस की। सभी यूसेस इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूसेस को आपको छोड़ना नहीं है। ऑल यूसेस ऑफ दिस मेटल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट नाम लिखा हुआ है वाइट मेटल। किसको कहा जाता है वाइट मेटल, तो लिथियम मेटल जो होता है, लिथियम को जब आप लेड के साथ मिक्स करते हैं, एक्चुअली वाइट मेटल एक एलॉय है, ठीक है। और एलॉय में आपको कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बारे में याद रखना होता है। उसके परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा कंपोनेंट का कितना परसेंटेज है, लेकिन मेटल के जो उसके एलॉय के जो कंपोनेंट है उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। याद रखना है आपको, लिथियम लेड के साथ में मिलकर बनाता है वाइट मेटल। यूज़ क्या होता है इसका, आपकी बुक में लिखा हुआ है। मेटल जो इंजन्स होते हैं, मोटर के इंजन्स होते हैं, उनके बैरिंग्स बनाने में होता है। इसके अलावा लिथियम जो होता है उसको जब आप एल्यूमिनियम के साथ में मिक्स करके एलॉय बनाते हैं तो वो काफ़ी लाइट वेट होता है, इसी वजह से उसका यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट जो हमारा एरोप्लेन वगैरह होता है, या जो कॉम्बैट एरोप्लेन होते हैं, फाइटर जेट जो होते हैं, उनके पार्ट्स बनाने में, क्योंकि वजन कम होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के साथ में इसका जो लिथियम का एक बनता है एलॉय, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक होते हैं। टैंक्स जो होते हैं उनकी प्लेट्स जो होती है, स्ट्रक्चर या उनकी जो बॉडी होती है, दैट इज़ यूज्ड टू मेक विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। लिथियम जो होता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बनाने में किया जाता है। आपको याद होगा, आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसके ऊपर लिखा हुआ था लिथियम आयन बैटरी। आपके मोबाइल पे लिखा हुआ आता है, मोबाइल की जो बैटरी होती है उस पर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी। मोस्टली जो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज, स्मार्टफोन्स, इनकी जो बैटरी होती है नाउअडेज दे आर लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है उसका यूज़ किया जाता है टेट्रा इथाइलेट और टेट्रा मिथाइलेट। एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता था मतलब उसका पहले यूज़ करते थे,
क्योंकि लेड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लेड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसलिए उसका यूज़ कम कर दिया है या बंद कर दिया है। किसका? सोडियम का एक कंपाउंड है, सोडियम का कंपाउंड किसके साथ? लेड के साथ, टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड पहले यूज करते थे, आजकल यूज नहीं करते। ठीक है। लिक्विड सोडियम जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, लिक्विड सोडियम जो होता है उसका यूज किया जाता है कूलेंट, फास्ट ब्रीडर, न्यूक्लियर रिएक्टेंट, रिएक्टर। ठीक है। पोटेशियम के बारे में आपको पता ही है कि जो पोटेशियम होता है उसका यूज हम फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं उसको बनाने में करता है। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम जो होता है हाइड्रोक्साइड, वो याद होगा आपको जो हम साबुन बनाते हैं तो दो टाइप की साबुन बनाते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो साबुन बनता है, सॉप बनता है, और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो साबुन बनता है। तो एक होता है बाथिंग सॉप, एक होता है वॉशिंग सॉप। याद रखना आपको, वॉशिंग सॉप जो होता है, वॉशिंग शॉप, उस वॉशिंग शॉप के अंदर W जो है वॉशिंग शॉप, उसमें तो यूज़ किया जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो बाथिंग शॉप होता है उसमें यूज़ किया जाता है KOH, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कुछ साबुन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर हम आर पार देख सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो ऐसे सॉप जो होते हैं जिनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? करेक्ट, ये आपको बताना है। सीजियम का यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में। ठीक है। तो ये था कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स के लिए बात की है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर मेटल और उससे बने हुए कोई कंपाउंड्स, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में। ठीक है। और फिर इसके बाद में जो लिथियम है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर, उसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे सेकंड ग्रुप पे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।